सन 1897 एक रशियन समुद्री जहाज जो रोमानिया से इंग्लैंड के लिए निकला था, उस जहाज पर 50 लकड़ी के संदूक थे। ये सामान इंग्लैंड पहुंचाना था, मगर बीच रास्ते में कुछ हो गया जिसे बयां करना मुश्किल था। जब ये जहाज इंग्लैंड की बंदरगाह पर पहुंचा तो तबाह हो चुका था। पूरी दास्तान कप्तान की डायरी में लिखी गई थी, जिसे इस कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है उस तूफानी रात से, जब समुंदर के किनारे डिमेटर नामी ये जहाज देखा गया। ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहां की पुलिस जांच करने आती है तो एक डरा हुआ सैनिक उन्हें मिलता है, जिसके हाथ में कैप्टन का जर्नल था। कांस्टेबल उस जर्नल को पढ़ने लगा और कहानी 4 हफ्ते पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि लकड़ी के 50 संदूक रोमानिया के किसी गांव से बुल्गारिया की बंदरगाह पर लाए जाते हैं। ये सामान इंग्लैंड जाने वाला था उसी जहाज में। बंदरगाह पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर क्लेमेंस को देखते हैं, जो बस उस जहाज को ही देखे जा रहा था। क्लेमन एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक डॉक्टर है, विज्ञान पर यकीन करने वाला। वो इंग्लैंड जाना चाहता है। इस जहाज के कप्तान का नाम एलियट था। सेकंड इन कमांड जैक नामी व्यक्ति था। जो लोग इन संदूकों को यहाँ लाए थे, असल में वो इनके साथ सफर पर भी जाने वाले थे, मगर वो अपना फैसला बदल देते हैं। वो इस सामान को शापित कहते हैं। कप्तान को जहाज पर काम करने वाले लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो बंदरगाह पर कुछ मजदूरों को चुनता है। क्लेमेन भी आगे आता है, कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सितारों के बारे में जानता हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ। मगर जैक उसे कहता है कि हमें सख्त लोग चाहिए, मजबूत, मुसाफिर नहीं। उसे नहीं लिया जाता। क्रूज ज्यादा बड़ा नहीं था। खैर, अब जब सामान को जहाज पर लोड किया जा रहा था, क्लेमेन दुखी था कि वो इस जहाज पर नहीं जा सकता। तभी एक मजदूर से रस्सी टूट जाती है। एक भारी भरकम संदूक जो जमीन पर गिरने वाला था। उसी समय एक छोटा लड़का वहां खड़ा था। क्लेमेंस को खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो उसकी ओर भागता है और उसकी जान बचा लेता है। असल में मजदूर से ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि उन संदूकों पर एक निशान बना हुआ था, ड्रैगन्स का, और वो आदमी इसका रहस्य जानता था। वो तुरंत ही जहाज से नीचे उतर जाता है, कहता है कि ये सफर शापित होने वाला है। असल में ये छोटा लड़का भी कप्तान के साथ था। कप्तान उसका शुक्रिया अदा करता है, उससे हाथ मिलाता है और बाद में जैक उसे जहाज पर आने की इजाजत भी देता है। इस बात से क्लेमेंस बहुत खुश था, क्योंकि यही वो चाहता था। सामान लोड करने के बाद ये जहाज अपने सफर पर निकलता है। किनारे पर खड़े लोगों के हाव भाव से यही लग रहा था कि इस जहाज पर कुछ बुरा होने वाला है। बाद में टॉबी क्लेमेंस को पूरा जहाज दिखाता है। इस जहाज पर लाइव स्टॉक यानी जानवर भी थे, जो सफर के दौरान इनका खाना है। टॉबी के पास एक डॉग भी था। जहाज पर टोटल 9 लोग थे। कप्तान, उसका साथी जैक, 4 मजदूर, एक बावर्ची जोसेफ, टॉबी और क्लेमेंस। सौदा कुछ इस तरह हुआ था कि अगर ये इस कार्गो को सही सलामत इंग्लैंड पहुंचा दे तो इन्हें सोने के सिक्के मिलने वाले थे, वो भी सबको बराबर हिस्सा। रात को कप्तान जैक से बात करता है। उसे बताता है कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। वो आयरलैंड के गांव में अपने लिए घर लेना चाहता है और बाकी की जिंदगी वो अपने परिवार के साथ बिताएगा। जैसे ही ये लोग इंग्लैंड की बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जैक इस जहाज का कप्तान बन जाएगा। ये खबर सुनकर जैक काफी जज्बाती हो जाता है, क्योंकि कप्तान बनना उसका एक सपना था। खैर, सफर अच्छे से गुजर रहा था। ये लोग खुश थे। रात के खाने पर ये सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि वो अपने हिस्से के पैसों से क्या करने वाले हैं। हर किसी के अपने प्लान्स थे। जब क्लेमेंस से पूछा जाता है तो उसकी बातों से यही लग रहा था जैसे वो और ज्ञान पाना चाहता हो। खाना खाते समय अचानक से जानवर आवाजें निकालने लगे। कप्तान टॉबी को भेजता है कि वो देख कर आए क्या हुआ। उसके साथ क्लेमेंस भी जाता है। जब क्लेमेंस वापस आ रहा था, वो देखता है कि उन संदूकों में से एक टूट चुका है। अजीब बात ये थी कि उसमें कोई सामान नहीं था, बल्कि मिट्टी भरी हुई थी। क्लेमेंस जब गौर से देखने लगा तो उसके होश उड़ जाते हैं कि असल में उसके अंदर एक लड़की है। वो बेहोश हालत में थी। वो जल्दी उसे ऊपर ले आता है। जहाजी भी हैरान थे कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। जैक का मानना था कि ये चुपके से हमारे जहाज पर आई है। अक्सर ऐसे लोगों को जहाज से फेंक दिया जाता है।
क्लेमेंस जब उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इसे खून की जरूरत है, इसलिए वो अपना ही ब्लड उसे ट्रांसप्लांट करने लगा। बाकी लोग तो इसे बचाना नहीं चाहते थे, मगर क्लेमेंस उन जैसा नहीं था। पुराने जमाने में ये भी माना जाता कि जहाज पर औरत का होना बुरा है, सिर्फ क्लेमेंस ही उसकी मदद करता है। कप्तान क्लेमेंस से कहता है क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो आज से तुम अपना राशन भी इसके साथ बांटोगे। ब्लड देने के बाद वो टॉबी से कहता है कि तुम इस पर नजर रखना, जैसे ही ये होश में आए मुझे तुरंत खबर कर देना। आज रात डेक पर गेरन और क्लेमेंस की ड्यूटी थी। आधी रात को जब गेरन व्हील क्लेमेंस के हवाले करके खुद दूरबीन से आसपास का जायजा लेने गया तो उसे किसी चीज की हल्की सी झलक मिली, वो भी जहाज पर। ये देखकर वो काफी डर जाता है। क्लेमेंस को उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढने लगा। फिर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, लगा जैसे गेरन मारा गया हो, मगर वो पीछे से आता है। क्लेमेंस से पूछता है कि क्या तुमने भी वो देखा, मगर क्लेमेंस साइंस को मानने वाला इंसान है, उसे इस तरह की भूतिया बातों पर विश्वास नहीं। हम टॉबी के डॉग को देखते हैं जो जहाज के निचले हिस्से में किसी चीज को देखकर भौंक रहा था और फिर खामोशी छा जाती है। अगली सुबह जब बावर्ची जोसेफ नीचे जाता है ताकि वो किसी जानवर को ले आए तो देखता है कि उन सभी जानवरों को मार दिया गया है, यहाँ तक कि उस कुत्ते को भी। ये जानकर सभी को बहुत दुख होता है क्योंकि यही इनका राशन था। क्लेमेंस उनकी जांच करता है। उसका मानना था कि ये काम किसी जानवर का हो सकता है, पर हैरानी की बात ये थी कि बलाई जहाज पर इतना बड़ा जानवर कहाँ से आया। उसका शक था कि शायद कुत्ता पागल हो गया और उसने ऐसा किया होगा, मगर ये कुत्ता काफी समय से इनके साथ है और उसने इस तरह की हरकत कभी नहीं की थी। ये सब होने के बाद कप्तान फैसला करता है कि हमें किसी बंदरगाह पर रुकना होगा, ऐसा ना हो हम भूख से ही मर जाए। मगर बाकी क्रू इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे तो उन्हें मिलने वाले पैसे जाया हो जाएंगे, वो भी खाने पर। कुछ लोगों को उस लड़की पर भी शक था और पीटर नामी आदमी तो ये भी कहता है कि आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर क्लेमेंस पहली बार हमारे साथ आया है, क्या पता ये इसका काम हो। क्लेमेंस तो उसके साथ झगड़ा करने वाला था, मगर कप्तान सभी को शांत करता है। उसी रात जहाज पर हमें एक हैवान की झलक दिखाई जाती है जो जहाज के कोने में बैठा कांप रहा था। क्लेमेंस उस लड़की को अपना खून दे रहा था जिससे उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। गेरन को शुरू से शक था कि जहाज पर कुछ तो है। वो कई बार क्लेमेंस से पूछता है कि बताओ मुझे, क्या तुमने भी उस चीज को कल रात देखा था? जिस पर क्लेमेंस जवाब देता है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ और दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती, ये तो बस हमारा दिमाग सोचता है, ये कहानियां हैं और कुछ नहीं। उस रात क्लेमेंस और जोसेफ की बात होती है। जोसेफ काफी घबराया हुआ था। क्लेमेंस से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जहाज पर सभी जानवर मारे गए, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं है। चाहे जहाज को कितना ही साफ किया जाए मगर चूहे कभी खत्म नहीं होते। बिना चूहों का जहाज ये कुदरती नहीं लग रहा। टॉबी अपने डॉग की मौत पर बहुत दुखी था, मगर क्लेमेंस उसे हौसला देता है। अगली रात पीटर की ड्यूटी डेक पर थी। जब उसे कोई आवाज सुनाई दी और वो देखने गया तो कोने में एक डरावना सा प्राणी बैठा था। पीटर उसे देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज बहुत कमजोर हो, मगर अचानक से वो पीटर पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। पीटर रेंगते हुए उस चीज से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पिशाच उसे पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगा। कुछ देर बाद जब क्लेमेंस डेक पर आता है तो पीटर वहां नहीं था और फर्श पर खून था। वो बाकी सबको इसकी खबर करता है। कप्तान खुद भी हैरान था कि आखिर उसके जहाज पर ये सब क्या हो रहा है। पीटर एक शराबी था। पहले तो जैक कहता है कि वो नशे में धुत शायद जहाज से कूद गया होगा, मगर जब क्लेमेंस कहता है कि खून का क्या, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, तो जैक क्लेमेंस पर आरोप लगाता है कि शायद तुमने ही उसे मारा होगा, उसका चाकू भी तुम्हारे पास है। क्लेमेंस कहता है कि हाँ, और मेरे कपड़ों से खून के निशान जादू से गायब हुए और फिर मैं तुम लोगों को खबर करने आया। क्लेमेंस का कहना था कि हम में से किसी ने ये नहीं किया। ये सभी डेक पर थे कि उस लड़की जिसका नाम एना है उसे होश आ चुका था। वो इनकी ओर भागती है और चिल्लाती है कि वो यहाँ है, हमें जहाज से कूदना होगा। क्लेमेंस उसे संभालता है और कमरे में ले जाता है। उसे पूछता है कि बताओ तुम क्या जानती हो, तुम किस बारे में बात कर रही थी और आखिर तुम यहाँ क्यों हो। खैर वो ज्यादा खुलकर तो नहीं बताती कि वो चीज क्या है, वो किस बारे में बात कर रही है। बस यही कहती है कि मेरे गांव वाले उसे शैतान कहते हैं।
वो इंसान के रूप में होता है और मासूमों का शिकार करता है। वो अपने शरीर पर घाव के निशान दिखाती है और कहती है कि मैं उस हैवान की खुराक थी। अभी भी क्लेमेंस को इन बातों पर विश्वास नहीं था। आज रात गेरन और लार्सन डेक पर थे। बारिश हो रही थी। लार्सन को एक आवाज सुनाई दी तो वो देखने जाता है और तभी उस पर वो पिशाच हमला कर देता है। वो उसका सर कुचलने लगा और बाद में उसका खून पी जाता है। गेरन जब अपने साथी की ये हालत और उस दरिंदे को अपने आंखों के सामने देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर चढ़ने लगा, मगर वो पिशाच अपने शिकार को कैसे जाने दे सकता था। जहाज बेकाबू हो चुका था। तेज हवा और लहरों की वजह से डूबने का खतरा था। बाकी क्रू को पता चलता है तो वो जल्दी से डेक पर आते हैं। पहले तो वो व्हील को संभालते हैं, फिर गेरन और लार्सन को ढूंढने लगे जो उन्हें नहीं मिल रहे थे। छोटा टॉबी एक पाल के नीचे खड़ा था। उस पर खून की बूंदें गिरती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहां ऊपर गेरन पड़ा हुआ था, वो भी जख्मी हालत में। ये लोग उसे नीचे लाते हैं। जब क्लेमेंस उसकी जांच करता है तो उसके गले पर भी वही निशान था जो जानवरों पर था। मतलब कि जिस चीज ने जानवरों को मारा उसी ने गेरन और लार्सन पर भी हमला किया होगा। गेरन का काफी ब्लड लॉस हो चुका था। क्लेमेंस उसका भी इलाज करता है। वो बेहोश हालत में था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। कप्तान सभी को कहता है कि आज के बाद हम सभी पहरा देंगे। पूरे जहाज की तलाशी लेनी होगी। जहाज पर किसी तरह का खतरनाक जानवर है जो ये सब कर रहा है। ये लोग हथियार लिए पूरे जहाज की तलाशी लेते हैं, मगर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इन्होंने गेरन को बांध दिया था ताकि लहरों के साथ वो गिरे ना, मगर सूरज डूबते ही वो बदल सा जाता है। वो उन सभी रस्सियों को काट देता है जो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। उसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। टॉबी जब नीचे आता है तो उसे गेरन नजर आया। टॉबी को खुशी हुई कि शायद वो ठीक हो गया, मगर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें देखकर और चेहरा देखकर टॉबी काफी घबरा जाता है। गेरन जो अब किसी और के वश में था, वो टॉबी को सर से पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगा, मगर टॉबी खुद को छुड़ा लेता है। वो वहां से भागने लगा। वो एक कमरे में खुद को बंद कर देता है, मगर गेरन इतना शक्तिशाली बन गया था कि वो उस दरवाजे को अपने सर से ही तोड़ने लगा। टॉबी बार बार जहाज की लकड़ी पर हाथ मार रहा था ताकि बाकी लोगों को इशारा मिल जाए। डेक पर ही कप्तान, अब्राहम, क्लेमेंस, जेक और एना थे। ये आवाज क्लेमेंस सुन लेता है। ये लोग जब नीचे आते हैं तो गेरन को अजीब सी हालत में पाते हैं। वो इन्हीं पर हमला करने लगा, मगर उसे पकड़ लिया जाता है। जिस कमरे में टॉबी छुपा था उसी कमरे में वो पिशाच भी था। टॉबी ने दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। क्लेमेंस और बाकी सब दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे थे, मगर वो दरिंदा टॉबी को पकड़ लेता है और उसका खून पी जाता है। एना गन लेती है और दरवाजे को शूट करती है। ये लोग जल्दी से टॉबी को उठा लेते हैं। उसमें अभी भी थोड़ी जान बची थी। वो पिशाच वहां से गायब हो चुका था, मगर उसने टॉबी से काफी खून पी लिया था, इसलिए क्लेमेंस उसे भी अपना खून देता है। सुबह होने वाली थी। इन लोगों ने गेरन को बाहर बांध दिया था। वो अभी भी अजीब सा बर्ताव कर रहा था। क्लेमेंस कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी और के काबू में हो। अचानक से गेरन कहने लगा कि मैं महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ समंदर को, और महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे रगों में दौड़ते खून को। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहने लगा कि इट बर्न्स, मतलब कि ये जलता है। क्लेमेंस को लगा शायद इसे गर्मी लग रही है, इसे पानी चाहिए। अब्राहम पानी लेने जाता है, मगर जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो जिंदा ही जलने लगा। वो बहुत तड़पता है। सभी उसकी ये दर्दनाक मौत देख रहे थे। उसकी चीखें जेक बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे शूट कर देता है। बाद में ये सभी इन हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब्राहम पूछता है कि वो सब क्या था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया। जोसेफ, जो एक धार्मिक इंसान था, कहता है कि ये ईश्वर का कहर है। हम सभी पापी है और ये हमारे गुनाहों की सजा है। वो हमें नरक ले जाने आया है। जेक उस पर गुस्सा करता है और डेक पर पहरा देने को भेज देता है। क्लेमेंस जेक को बताता है कि शायद टॉबी के साथ भी यही होगा, क्योंकि जिस तरह गेरन जख्मी हुआ था वैसे ही हालत अब टॉबी की भी है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। तो जेक उसकी तरफ बंदूक बढ़ाकर कहता है कि जब तुम ये करो उसकी आंखों में देखना जरूर। क्लेमेंस कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था।
बाद में क्लेमेन और एना इस सामान के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। इसमें मालिक का कोई नाम नहीं था। फिर ये दोनों उन संदूकों की जांच करते हैं जिससे इन्हें पिशाच का वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो हर रात सोता है। मगर अब वो वहाँ नहीं था क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वो शिकार करने के लिए उठ चुका है। जोसेफ इतना घबराया हुआ था कि वो इस जहाज को छोड़ने का फैसला करता है। वो बिना किसी को बताए लाइफ बोट लिए जहाज से उतर जाता है, मगर थोड़ा आगे जाने पर ही उसे पिशाच के होने का एहसास हुआ और देखते ही देखते वो उस पर भी हमला कर देता है। अब्राहम को पता चला तो वो सबको खबरदार करता है, मगर उन्हें बस एक खाली बोट ही नजर आई। इसका मतलब कि जोसेफ भी गया। अगले दिन टॉबी की मौत हो जाती है। वो उसकी लाश को समंदर में फेंकने वाले थे। सभी दुखी थे, मगर कैप्टन एलियट सबसे ज्यादा दुखी था। अचानक से वो कहता है कि मैंने देखा टॉबी हिला। जैसे ही वो उसके करीब आता है, उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। सूरज की रोशनी में वो भी जलने लगा और अपने साथ वो कप्तान का चेहरा भी जला देता है। खैर बाकी लोग उसे जल्दी से समुंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद तो कप्तान बिल्कुल पागल हो जाता है। क्लेमेन और एना इस चीज को खत्म करने का एक प्लान बनाते हैं क्योंकि इंग्लैंड जाना ही उसका मकसद है। अगर वो यहाँ इतने लोगों को मार सकता है तो वहाँ पर तो ये तबाही मचा देगा। एना कहती है कि असल में हर रात वो हम में से किसी एक को मार रहा था क्योंकि वो इस सफर पर सभी को नहीं मारना चाहता था, उसे भी अपनी भूख मिटानी थी। और अब इंग्लैंड पहुंचने में बस एक दिन है, जिसका मतलब कि अब उसे हमारी जरूरत नहीं। इस बार वो हम सभी को मार देगा। तो ये लोग फैसला करते हैं कि हम जहाज को ही डुबा देंगे। ये कभी जमीन पर पहुंचेगा ही नहीं और शायद इनकी जान भी बच जाए। जैक तैयार नहीं था। कहता है कि नहीं, ये जहाज तो मेरा घर है, मगर अब कोई और रास्ता भी तो नहीं। आज रात ने एक जाल बिछाना होगा वरना सभी मारे जाएंगे। मगर ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो हैवान सब सुन सकता है और सब समझ सकता है। रात को जब ये उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे, वो उड़ते हुए अब्राहम को मार देता है क्योंकि उस चीज के पर भी थे। जैक ऊपर से नीचे गिर जाता है और जो थोड़ी बहुत जान उसमें बची थी वो कुल्हाड़ी लिए जहाज को तोड़ने लगा ताकि इसमें पानी भर जाए। मगर पिशाच उस तक पहुंच चुका था। वो उसका खून पीने लगा। जैक भी दम तोड़ देता है। कप्तान हाथ में क्रॉस लिए उसे डराने की कोशिश करता है, मगर ये सच में एक शैतान था। इसमें रहम नामी कोई चीज नहीं थी। कप्तान को व्हील से बांध देता है और उसे भी बेहाल कर देता है। अंत में बचे दो लोग, क्लेमेन और एना। पिशाच एना को भी घायल कर देता है और जब क्लेमेन उसका सामना करता है तो पिशाच उसे दूर फेंक देता है। वो जैसे ही उसे मारने वाला था, एना एक रस्सी काट देती है जिससे एक तेजदार लकड़ी पिशाच के आर पार हो गई। जहाज का रुख इन्होंने चट्टानों की ओर मोड़ दिया था। ये दोनों समुंदर में कूद जाते हैं और कुछ लकड़ियों का सहारा लेते हैं। तो जहाज चट्टानों से टकरा जाता है। सुबह होने वाली थी क्योंकि एना को उस पिशाच ने काट लिया था, इसलिए अब वो भी बदल जाएगी और सूरज की रोशनी उसे जला देगी। क्लेमेन हर मुमकिन कोशिश करता है उसे बचाने की, मगर एना कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने ये खुद चुना है। अंत में एना जल के राख बन जाती है और कुछ समय के बाद हम क्लेमेन को इंग्लैंड में देखते हैं, जो अब भी उस पिशाच की तलाश में था क्योंकि सच सिर्फ वही जानता था। वो उसे आसपास महसूस करने लगा। वो इंसानों में घुल मिल चुका था और न जाने आगे चलकर वो कितने मासूम इंसानों को मारेगा, कोई नहीं जानता। यहीं पर इस फिल्म का दी एंड। दोस्तों शायद इस मूवी का दूसरा पार्ट आ जाए। इस फिल्म की स्टोरी और विजुअल बहुत अच्छे हैं, साथ साथ ही सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल अच्छी फिल्में बहुत कम आती है और ये उन अच्छी फिल्मों में से एक है। द लास्ट वॉयज ऑफ डिमेटर इसका नाम है और असल में ये ड्रैकुला पर बेस्ड है, मगर इसमें उसका एक अलग ही रूप दिखाया गया है, काफी डरावना। आई होप कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।